अस्सलाम वालेकुम। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट डालने का हक़ मिलना चाहिए या नहीं? ये एक ऐसी बहस है जो कि सोशल मीडिया पे, गली मोहल्लों में हर जगह हो रही है। इस टॉपिक का एक रिसेंट डेज़ में बहुत बड़ा हो जाने की एक वजह यह भी है कि हुकूमत इस वक्त बहुत ज़ोर से पुश कर रही हैं इस चीज़ को कि उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएं और इसी टेन्योर में मिल जाएं ताकि अगले इलेक्शन तक, जनरल इलेक्शन तक उनको उनके पास वोट डालने का हक हो। इस पे शहबाज शरीफ साहब की कुछ इंटरेस्टिंग सजेशंस थी, क्या थी मैम, ज़रा बताइएगा। उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशस्तों की उन्होंने एक तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली में यानी कि 5 से 7 नशस्तें जो हैं और सेनेट के अंदर 2 नशस्तें जो हैं वो उनके लिए मुख्तस कर दी जाएं। और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत जो है वो पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। अच्छा, एक और बात जो उन्होंने की है वो उन्होंने ये कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी इलेक्शन के वक्त मुल्क आकर वोटर लिस्ट में अपने वोट के अंदराज के मुताबिक वोट डालें। तो ये तो खैर गालिबन ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब आपको नहीं पता? अच्छा, कि इतनी ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन है ना, तो थोड़ी सी क्लैरिफाई कर देते हैं कि अभी पाकिस्तानी आइन और जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं। पहली बात तो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो सब डुअल नेशनल्स नहीं हैं। अक्सर हम डुअल नेशनल्स और ओवरसीज़ कन्फ्लेट कर देते हैं, प्लीज़ ये ना कीजिए। बहुत से हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई बहन हैं जो गल्फ़ में काम कर रहे हैं, जिनके पास सिटीज़नशिप नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग जो हैं जो पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो सिटीज़न्स सिर्फ पाकिस्तान के। तो डुअल सिटीजन्स भी हैं, लेकिन कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं जो और वजूहात की बुनियाद पे भी बाहर रहते हैं। तो अगर आप उनको भी कोई जो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे वो दोनों को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहैसियत पाकिस्तानी, उनके पास अब भी वोटिंग का हक़ है। हमारा आइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हर शहरी को एक एज के बाद उसकी इजाज़त देता है, बल्कि उनका हक है ये कि वोट करें। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उन्होंने क्लैरिफाई किया, और भी जजमेंट्स हैं। उन्होंने कहा हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस हक को वो इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे एक ऐसी तरीके से जो सिक्योर हो, बहुत अहम बात है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। इसलिए आप लोगों को याद होगा कि 2018 में हमारी इलेक्शन कमीशन ने इस पे पायलट प्रोजेक्ट्स भी रन किए थे, ये देखने के लिए कि किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट किया जा सकता है कि वो अपना आइनी हक वोट करने का उसको एक्सरसाइज कर सके। सो ये है बात कानून की। अब इसमें 2 सवाल हैं। एक, यहाँ पे बात होती है प्रिंसिपली कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट करना भी चाहिए या नहीं, क्या वो उतने इन्वेस्टेड हैं पाकिस्तान में, उनके स्टेक्स हैं पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है हाँ, उनको करनी चाहिए। आगे चल के इस पे और बात करेंगे। दूसरी बात है प्रैक्टिकलिटी की, कि आप क्या उन्हें ये कहेंगे कि आप पाकिस्तान आएँ और यहाँ आके वोट करें, वहाँ से नहीं कर सकते। उसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप यहाँ, अब क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है? कि आप इतना ख़र्चा, क्या छुट्टी ले सकते हैं लोग अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप काम कर रहे हैं? ये सवालात हैं। तो बेनज़ीर, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरह से, सिक्योर तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट करें कि वो जहाँ भी हैं वहाँ से वोट कर सकें? अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं जिस पे काफ़ी बात हो रही है। एक तो इंटरनेट वोटिंग, कि आप कंप्यूटर से और कोई पोर्टल हो उसमें जाके आप वोट कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है पोस्टल बैलेट, जो बहुत से ममालिक, अमेरिका वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आप अपना बैलेट जो है वो पोस्ट कर दें। अच्छा, इंटरनेट वोटिंग पे क्योंकि आजकल बहुत बात हो रही है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो है सिक्योरिटी, जिसकी आपने भी बात की रीमा, कि वो बहुत वनरेबल होता है टू अटैक्स। और हमने देखा था हमारा जो RTS का सिस्टम था वो भी बैठ गया था, और आज तक उस पे तहकीकात नहीं हुई कि हुआ क्या। तो सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहे पोस्टल बैलेट करें या इंटरनेट वोटिंग करें, इलेक्शन एक दिन में नहीं हो सकता। इलेक्शन आपको या तो 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में करना पड़ेगा। जो जितने भी ममालिक या इंटरनेट वोटिंग इस्तेमाल करते हैं या पोस्टल बैलेट, वो आपको वक्त देते हैं वोट करने का। एक मेमल में हमने एक पिलडैट की एक वर्कशॉप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे थी, वो हमने अटेंड की। वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई इंटरनेट वोटिंग के हवाले से।
اور اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں. وہاں پہ ایک ڈاکٹر محمد منشد تھے جنہوں نے یہ جس رپورٹ کی آپ نے بات کی 2018 کی جو انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا اس کو انہوں نے ہیڈ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 2018 میں 53 ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ڈیسائسو ہے. مطلب اوورسیز پاکستانیز کا اتنا ووٹ ہے, کچھ حلقوں میں تو 40,000 50,000 تک ووٹ ہے, اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جیتے گا اور کون نہیں جیتے گا. بے نظیر انہوں نے اس پہ کہا کہ اگلے الیکشن میں یہ 70 سیٹیں ہو جائیں گی ایسی, یہ 53 سے انکریز ہو جائیں گے اوورسیز پاکستان. تو ان کا ان کے ووٹ کی اہمیت تو بہت ہے. اور یہ اگر آپ ان کی پروفائلز نکالیں نا ان حلقوں کی, یہ زیادہ تر اربن ایریاز ہیں, زیادہ تر پنجاب میں ہیں, خیبر پختونخوا میں. اس میں ایک سیٹ تو شہباز شریف صاحب کی ہے جنہوں نے یہ تجویز دی ہے تو کہیں ان کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں. ایک حمزہ شہباز شریف کی ہے, ایک وزیر اعظم عمران خان کی ہے کراچی والی جو انہوں نے جیتی تھی. یہ اس قسم کے حلقے ہیں جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کا اچھا خاصا ووٹ ہے اگر وہ رجسٹر کرے اور اگر وہ ایک سیکیور طریقے سے ووٹ کریں. ایک چیز کیونکہ 2018 میں جب یہ ضمنی الیکشن میں یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اپنی اسکرین شاٹس لے کے ووٹنگ کی اور اس کے پورٹل کی اور انٹرنیٹ پہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ لگا رہے تھے جو آپ کے سیکیورٹی اور سیکریسی اور بیلٹ کے خلاف ہے. تو اب یہ آپ کیسے سیکیور کریں گے؟ ہم نے پہلے بھی ایک الیکشن پہ جب بات کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک اسپینش کمپنی کو آڈٹ دیا گیا اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ نے انٹرنیٹ ووٹنگ کروانی ہے تو آپ کو 1 سے 3 سال لگیں گے سسٹم کو سیکیور کرنے میں. تو پروسیجرل بہت ایشوز ہیں اور جب تک اس پہ صحیح طرح ڈبیٹ نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی بھی لے لیں سیکیور نہیں ہوگا. اس میں اسی ورک شاپ کے اندر ایک عاطف مجید صاحب تھے انہوں نے بھی کافی ٹیکنیکل ایسپیکٹس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا دا فرائیڈے ٹائم میں اور انہوں نے خیر اپنی اس پریزنٹیشن کے اندر بھی یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر 32% نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں وکٹری مارجن 10,000 سے کم تھا, 43% ہیں جہاں 15,000 سے کم تھا اور 52% ہیں جہاں 20,000 سے کم تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس ملیں گے تو ظاہری بات ہے وہ ان کانسٹیٹوئنسیز یہ کافی زیادہ ہیں, یہ مارجن جو ہے ووٹنگ کا بڑا کم ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ کافی زیادہ امپیکٹ ان کا ہوگا. پھر یہی جو سیکیور کرنے کی بات ہے اس کے اوپر بھی جو ایک جب سوال اٹھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو آئے ووٹنگ اور ان سب یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ان کے اندر پتہ کرنا کہ کیا کچھ گڑبڑ ہوئی ہے کہ نہیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح اگر کسی پولنگ بوتھ کے اندر یہ چیز ہو رہی ہو جو ایک فزیکل پولنگ اسٹیشن ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اندر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم نے ڈسکا میں دیکھا. ہاں بالکل ہم نے دیکھا تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. تو یہ پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر یہ سیکریسی والی بات ہی کہ آئے ووٹنگ میں کیا اگر آپ کے کوئی گھر کے جو ہیڈ ہیں وہ اگر ساری فیملی کو کیا بٹھا کر اگر ووٹ ڈلوا دے کیا پتہ ہوگا کیا کوئی یا فزیکل پولنگ بوتھس ہوں گے الیکشن کمیشن کے تحت باہر ایمبیسیز کے اندر, کیا اس کا بہت ہی کمپلیکس ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں پوسٹل بیلٹ پہ بھی بڑے سوال اٹھائے گئے تھے. ہاں تو اچھا پھر یہ سوال ہے نا تو یہ یہاں بھی اٹھایا جا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اوریجنل ہمارے سوال پہ واپس آ جاتے ہیں کہ بات اس وقت بحث ہم لوگ جو بھی سمجھے باہر بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا ان لوگوں کو ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے تو یہاں رہتے ہی نہیں. ان کو کیا پتہ ہمارے پہ کیا گزر رہی ہے یا ہم کتنے اچھے حالات میں رہ رہے ہیں ان کو کیا پتہ. تو کیا انہیں رائٹ ملنا چاہیے؟ دیکھیے رائٹ تو ہونا چاہیے اس کے اندر تو میرے ان کے پاس رائٹ ہے. آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اگر آپ ان سے یہ رائٹ جو ہے یہ واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ رائٹ ان کے پاس نہیں کیا جا رہا. ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان آ کے ووٹ کریں. تو وہ آرگیومنٹ تو وہی رہتا ہے نتاشا, اگر وہ پاکستان کو نہیں سمجھتے یہاں کیا ہو رہا ہے پالیسی سے افیکٹ نہیں ہوتے تو وہ یہاں آ کے ووٹ کریں تو پھر وہ ٹھیک ہے. نہیں میرا تو اس میں یہ کوشچن ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ لیٹس پلے آئی ول پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ ٹوڈے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کون ہے لوگ نہیں آپ دیکھیں اکثر بحث ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر آپ سسٹم کے اندر نہیں موجود تو آپ کو ایگزیکٹ پکچر نہیں معلوم ہوتی. اس کی وجہ سے میں نہیں مانتی کہ آپ کا ووٹنگ رائٹ چلا جانا چاہیے, بالکل نہیں جانا چاہیے. لیکن آپ کہیں باہر بیٹھ کے تو اس پہ کیا ہم اس طرح کی کوئی شرط سجیسٹ کر سکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی شرط لگ سکتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ 5 سال میں واپس نہیں آئے پاکستان تو پھر آپ نہ دیں ووٹ, یا اگر آپ نے 2 months نہیں گزارے لاسٹ 5 years میں تو پھر آپ نہ دیں ووٹ. کوئی اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے, اس طرح کی قدغنیں لگ سکتی ہیں ووٹ کے اوپر. لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیے پاکستان میں بھی ہم لوگوں کو ڈس انفرینچائز کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں اگر آپ
لटरेट नहीं हो, आपको उस तरह समझ नहीं है मुल्क के मसाइल की, आप उलट ये भी कह सकते हैं कि अगर आप DHAs और बहरिया टाउन्स में रह रहे हो, आपको क्या पता मुल्क में गुर्बत जो है वो कितनी बड़ी है. फ्रैंकली बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको नहीं मालूम पाकिस्तान में टमाटर प्याज उनकी क्या कीमत है. ठीक है, सो आप मुल्क में रहते हुए भी इम्यून हो सकते हो यहाँ की पॉलिसीज से काफ़ी हद तक. तो अगर ये बेसिस है कि आप डिसाइड करेंगे किसको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर तो आप जो मुल्क में रह रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं. अच्छा, ये मेरा सवाल ये है कि आप उनको फैसिलिटेट करने लगे, उनका राइट है. वो फैसिलिटेशन जिस रिस्क पे आती है, जो रिगिंग का रिस्क है कि रिग हो जाएंगे इलेक्शंस, या ये वाला वोट ब्लॉक जो है जो बाहर बैठे बड़ा इजीली रिग हो जाएगा. ये तो ECB को भी इतराज़ है कि इतनी इजीली नहीं हो सकता, ये कंसल्टेंसी कंपनीज को भी इतराज़ है, ये सारे एक्सपर्ट्स को इतराज़ है. तो ये फैसिलिटेशन आप किस कॉस्ट पे प्रोवाइड करने लगे हैं जल्दी में? अगर या तो आपका 5 साल का प्रोजेक्ट हो ना. अच्छा, ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उससे पहले से इस पे बात हो रही है, तो 3 साल तो हो गए. तो व्हाट इज़ मतलब एडिक्वेट टाइम क्या होता है? मसला ये है कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं ले रही, यूनिलैटरली चले जा रही है, और ये सिर्फ कंट्रोवर्सी हुकूमत कहती है वो आई नहीं रहे टेबल पे. नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऑन बोर्ड ऑपोजिशन नहीं है तो ये और जो है कंट्रोवर्शियल बनाएगा आपके रिजल्ट्स को, क्योंकि पाकिस्तान में ना टेक्नोलॉजी टेंट हो चुकी है, जो आपने पिछले इलेक्शन का हवाला भी दिया. लेकिन प्रिंसिपली नताशा, बहुत से लोग, महमल हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, सवाल उठाते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रह रहे, क्या उनके एलिजेंस किस तरफ है, ख़ास तौर पे डुअल नेशनल्स पे, कि उन्होंने तो किसी और मुल्क की उसके लिए हल्फ उठा लिया. क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, तो पाकिस्तानियों का भी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको उनकी भी एलिजेंस बेचारों को रोज एक गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है. पेट्रियटिज्म के ऊपर तो इस तरह के सवाल उठाना बिल्कुल गलत बात है. अच्छा, बहुत सारे डुअल नेशनल्स एक्चुअली के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान में अब रह रहे हैं. पासपोर्ट ज़रूर होगा क्योंकि उनके लिए आसानी होती है ट्रैवल की, और बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि वो रह तो पाकिस्तान के अंदर है, ना भी रह रहे हो, फिर भी किसी के हम ये कि उनको पाकिस्तान के लिए उनके दिल में दर्द है, मोहब्बत है, नहीं, ये मैं इस चीज़ को डाउट नहीं करूँगी. असल में जो एक ज़्यादा जो इस तरह आपने बात की, असल बात हो रही है कि ये इस चीज़ को सिक्योर कैसे करेंगे, रिगिंग एलिगेशन ना लगें. एक चीज़ जो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जल्दी, जो आपने नताशा सवाल उठाया, वो इसलिए करना चाह रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मोस्टली जो ये 80-90 लाख जो वोटर होगा उसमें से ज़्यादातर वोट उनको पड़ेगा डायस्पोरा का. इनका ख्याल. अच्छा, तो हो भी सकता है सही हो सकता है सही हो सकता है ना सही हो, लेकिन बात ये कि ये जो एक रीमा आप भी बात कर रही थी कि इसमें क्या बुराई है, जिसको मर्जी दे, ये तो उनका राइट टू चूज है ना, जिसका भी है. नहीं, तो बिल्कुल उनका राइट है. जैसे देखिए महमल, आप कह रही थी कि 40,000 50,000 कंस्टिट्यूंसीज में फ़र्क पड़ सकता है, आप तब्दील कर सकते हो रिजल्ट अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट करें. तो क्या होता है अगर आप ये तस्लीम कर लें कि उनके पास वोट का हक है, जो उनके पास है उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, तो फिर उनके पास ऑफ कोर्स ये हक है कि वो रिजल्ट्स जो हैं वो बदल सकते हैं. और ये कहना कि उनका कोई स्टेक नहीं है, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं. और नताशा, हम उनको कहते क्या है, ओवरसीज पाकिस्तानी ही है. तो हम मानते हैं कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन हम उनको वोटिंग का राइट नहीं देते. नहीं, वोटिंग का राइट मिल जाएगा, वो मिलना चाहिए, ये तो हम एग्री कर रहे हैं ना, बट एट व्हाट कॉस्ट एंड इन व्हाट टाइम. कि आप जल्दी में एक और इलेक्शन को रिग कर दो, मुतनाज़ा बना दो, क्योंकि आपको जल्दी है. क्यों हमें लगता है रिग हो जाएगा इलेक्शन? क्योंकि हो जाते हैं ना, अभी RTS की बात है, इसी तरह देखिए उससे पहले भी तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तो जहाँ पे इन्होंने पहला ही कदम रखा था तो वो आज तक ही नहीं पता चल सका, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक में तो हो सकता है आपकी ऑपोजिशन पार्टीज मानेंगी. इसके अंदर वही बात है जैसे रीमा ने भी कहा, ये बात पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए. ये सारी ऑपोजिशन की जमातें, सारी पॉलिटिकल जमातें, इन सबको बैठकर हुकूमत के साथ इसके ऊपर मामला तय करने पड़ेंगे, क्योंकि वरना सवाल उठेंगे. आपको पता है हमारा हर इलेक्शन ऑलमोस्ट मुतनाज़े हो जाता है. तो ये तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज का इस तरीके से अगर आए वोटिंग या पोस्टल बैलेट या जिस भी तरीके कार पे वो करते हैं, तो ये मुतनाज़े हो जाएगा. एक चीज़ है जो एक और डिबेट भी होती है रीमा, क्योंकि आप ही के उस सारे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, कि जिस तरह इंडिया के अंदर वो सिर्फ डुअल नेशनैलिटी अलाउ नहीं करते, वो एक पासपोर्ट अलाउ करते हैं, लेकिन उनके भी ओवरसीज इंडियंस जो NRIs हैं, जो डुअल नेशनल नहीं हैं, उनके पास क्या वोटिंग राइट है और क्या वो फैसिलिटेट? यही बहस इंडिया में भी हो रही है कि क्या तरीका हो सकता है सिक्योर तरह से ओवरसीज इंडियंस को इलेक्शंस में वोट करने के लिए. देखिए, दुरुस्त बात है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस है नताशा, बहुत कॉस्ट्स हैं, लेकिन रियासत की अगर जिम्मेदारी, एक फंडामेंटल राइट है, रियासत की जिम्मेदारी है वो आपको प्रोवाइड करे. अब उसका जो भी तरीका है आपने उठाना है, आपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं. आप ये नहीं कह सकते इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है तो सॉरी,
آپ پاکستان آئیں, لاکھوں روپے خرچ کریں, اپنا ووٹ کا ایکسرسائز. مسئلہ یہ نا کہ ریاست کو جہاں موقع ملا, ریاست نے پورا ایشو اپنے مقصد کے لیے ہائی جیک کر لیا ہے, اس لیے پارلیمنٹ از دا رائٹ فورم. ارے جی ہوپ کرتے ہیں کہ ساری اپوزیشن پارٹیز حکومت کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ میں اس پہ ایٹ لیسٹ ڈیبیٹ تو کر لیں گی, اور تو کچھ کر نہیں سکتی. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا, چینل عورت کار کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو. تھینک یو فار واچنگ عورت کار.